हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक ऑसम सीएसएस फ्रेमवर्क जिसका नाम है टेलविन सीएसएस। अगर आप पहले से बूटस्ट्रैप यूज़ करते होगे तो आपको पता होगा बूटस्ट्रैप का जो डिज़ाइन होता है वो बहुत ही लिमिटेड होता है। आप उसमें ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते। अगर करना चाहोगे तो उसके लिए आपको अलग से सीएसएस लिख के अलग से सीएसएस फाइल क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन टेलविन सीएसएस एक अलग तरह का सीएसएस फ्रेमवर्क है। इसमें आप बिना सीएसएस लिखे कंप्लीट वेब पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं और मज़े की बात यह है कि आपका जो पूरा डिज़ाइन किया हुआ पेज पे आपका पूरा कंट्रोल होगा। आप हर एक छोटे-छोटे एलिमेंट का हाइट, विड्थ, मार्जिन, पैडिंग सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं और वो भी बिना सीएसएस लिखे। तो है ना कमाल की बात? तो वही देखेंगे आज हम टेलविन सीएसएस को कैसे यूज़ करेंगे, कैसे उसका हम अपने प्रोजेक्ट पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आज के प्रोजेक्ट के लिए हम बनाएँगे एक सिंपल सा लॉगिन पेज और इस लॉगिन पेज को बनाने के लिए मैं एक सिंगल लाइन भी सीएसएस कोड नहीं लिखूँगा। तो आपको पता चल जाएगा टेलविन सीएसएस कितना पावरफुल है और उसमें हम कितना कुछ कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे टेलविन सीएसएस को यूज़ करने से पहले हम क्या करेंगे टेलविन सीएसएस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें हम जाएँगे। तो वो है tailwindcss.com। तो इस वेबसाइट पे जाके हम यहाँ पे आप चाहे तो यहाँ पे आप डॉक्यूमेंटेशन कंपोनेंट्स जो भी ऑप्शन है उसको आप चेक कर सकते हैं। लेकिन हम सीधा जाएँगे गेटिंग स्टार्टेड पे। गेटिंग स्टार्ट में जाने के बाद यहाँ पे टेलविन सीएसएस का जो सीएल है उसके लिए हमें एक इंस्ट्रक्शन गाइड मिल रहा है। तो इस गाइड का हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या है हमें टेलविन सीएसएस को इंस्टॉल करना पड़ेगा npm के मदद से। तो अगर नहीं आपको नहीं पता npm क्या है तो npm एक नोड पैकेज मैनेजर है। अगर आपके कंप्यूटर में नोड या फिर npm इंस्टॉल नहीं है तो आप यहाँ पे जाके नोड.js के वेबसाइट पे जाके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। नोड.js के ऑफिशियल वेबसाइट में जाके यहाँ से आप डाउनलोड करके आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मेरा जो है ऑलरेडी इंस्टॉल है। मैं यहाँ पे आपको चेक करके दिखाता हूँ। आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट में जाके नोड हाइफन भी लिख के आप चेक कर सकते हैं आपके सिस्टम में नोड.js जो है वो ऑफिशियली इंस्टॉल है कि नहीं। तो मेरा जो है नोड.js 16.18 वर्जन इंस्टॉल है। तो मैं यहाँ से कंटिन्यू कर सकता हूँ। अगर आपके पास नोड.js इंस्टॉल नहीं है तो आप सबसे पहले यहाँ पे जाके इंस्टॉल कर लीजिए। सिंपल सा प्रोसेस है, कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम आते हैं टेलविन सीएसएस पे। टेलविन सीएसएस पे यहाँ पे देखते हैं npm का इंस्टॉल करके हम टेलविन सीएसएस को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे। तो टेलविन सीएसएस को यूज़ करने के लिए सबसे पहले एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं हम जिसमें हमारा प्रोजेक्ट होगा, जिसका नाम है, जैसे नाम देते हैं हम लर्न टेलविन। तो यहाँ पे हम टेलविन सीएसएस को हम यूज़ करेंगे। उसके लिए हमें इसको फ़ोल्डर को VS कोड में ओपन करते हैं। तो हमने फ़ोल्डर ओपन कर लिया। तो यहाँ पे सबसे पहले हम टर्मिनल में जाएँगे, न्यू टर्मिनल खोलेंगे। तो न्यू टर्मिनल खोलने के बाद यहाँ पे हम जो है जो कमेंट्स है इसको रन करेंगे। तो ये जो टेलविन सीएसएस को इंस्टॉल करने का कमांड है तो उसके लिए सबसे पहले क्या है हमें पैकेज.json फाइल क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम सिंपली रन करेंगे npm init -y -y। तो इस कमांड को रन करने के बाद यहाँ पे देखिए पैकेज जो जेसन में रन हो चुका है। तो इसके मदद से हम जो है टेलविन सीएसएस को इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉल करने के लिए हम कमांड रन करेंगे तो इस कमांड को रन कीजिए। तो जिसमें लिखा है npm इंस्टॉल टेलविन सीएसएस -d। -d का मतलब है डेवलपमेंट। हम सिर्फ डेवलपमेंट के लिए टेलविन सीएसएस का जो CLI टूल है उसको इंस्टॉल कर रहे हैं। तो हम इसको इंटर देते हैं। तो इसको इंस्टॉल होने देते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। तो हम आते हैं नेक्स्ट कमेंट पे। नेक्स्ट कमेंट में क्या है npx टेलविन सीएसएस init। इसका मदद से इस कमेंट को रन करके हम क्या करेंगे एक कॉन्फ़िग फाइल जनरेट करेंगे tailwind.config.js जो यहाँ पे दिख रहा है आपका। तो इस फाइल को जनरेट करने के लिए हम इस कमेंट को कॉपी करके रन करते हैं। यहाँ पे हम कमेंट को कॉपी करके रन करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ देखिए ये डेप डिपेंडेंसी में हमारा टेलविन सीएसएस इंस्टॉल हो चुका है, यहाँ पे दिखा रहा है। और यहाँ पे देखिए लास्ट जो कमेंट मैंने रन किया उसके लिए कॉन्फ़िग फाइल जनरेट हो गया। तो इस कॉन्फ़िग फाइल में हमें कुछ चेंजेस करना पड़ेगा तो उसको हम उसमें हम बाद में आते हैं। इसके बाद क्या करते हैं हम एक प्रोजेक्ट फाइल क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम देते हैं index.html। तो index.html में हम जो HTML कंटेंट लिखेंगे तो इसकी मदद से हम वेब पेज बनाएंगे जिसमें हमारा मेन फोकस होगा टेलविन सीएसएस। तो टेलविन सीएसएस फोकस होगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें दो CSS फाइल क्रिएट करना पड़ेगा। एक का नाम देते हैं हम टेलविन सीएसएस और सॉरी और एक का नाम देते हैं style.css। ठीक है। तो हमने दो CSS फाइल क्रिएट कर लिया है। तो दोनों फाइल का क्या काम है वो हम बाद में आते हैं। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ हम यहाँ पे कोई भी CSS कोड नहीं लिखने वाले। ठीक है। तो हम यहाँ पे आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिखा है यहाँ पे input.css एक फाइल होगा
जिसमें हमें ये 3 चीज़ें इम्प्लीमेंट करना होगा। तो ये 3 जो है वो है डायरेक्टिव है, जिसका मदद से टेलविन का जो बेसिक कंपोनेंट्स और बेसिक यूटिलिटीज़ है वो हम इंस्टॉल करेंगे। तो क्या करें, हम सीधा इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जो टेलविन सीएसएस नाम का फाइल बना है इसमें आप पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हमारा जो काम है यहाँ पे पूरा हो चुका है, इसको क्लोज कर देते हैं। अब क्या करेंगे, हम एक कमांड रन करेंगे। कमांड का जो है npx tailwind css -i हम लिखते हैं tailwind.css, उसके बाद -o, उसके बाद लिखते हैं style.css। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, npx के मदद से हम tailwind css का जो CLI है प्रोग्राम है उसको रन करेंगे। उसमें हम 2 पैरामीटर डाल रहे हैं, एक i और एक o। i का मतलब होता है इनपुट और o का मतलब होता है आउटपुट, सिंपल। तो इनपुट में हम tailwind.css फाइल का नाम दे रहे हैं, जो है tailwind.css फाइल, इस फाइल का हम इंक्लूड कर रहे हैं। और आउटपुट में हम style.css को जो ये वाला फाइल है इसको हम इंक्लूड कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ इस कमेंट को रन करेंगे तो क्या होगा, हम देखते हैं। रन करते हैं तो ये देखिए रन हो गया, लेकिन यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं होगा। चेंजेस होगा हमारा इस फाइल पे style.css। तो देखिए style.css में ऑटोमेटिक एक CSS जनरेट हो गया। तो ये बेसिक CSS है। अगर हम tailwind.css फाइल में जाएंगे तो ये तीनों जो हमने डायरेक्टिव यूज़ किया है, इस तीनों का जो CSS जनरेट होकर हमें एक style.css फाइल में आ गया। तो देखिए ये पूरा स्टाइल यहाँ पे आ गया। तो इसके मदद से हम अपने वेब पेज को स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो देखिए कैसे हमने टेलविन सीएसएस की मदद से एक सिंपल सा स्टाइल जनरेट कर लिया। तो ये काफ़ी नहीं है, ये सिर्फ बेसिक स्टाइलिंग है जो कि रीसेट मतलब जो HTML का कुछ बेसिक स्टाइल को रीसेट कर रहा है यहाँ पे, और कुछ खास नहीं है इसमें। तो हम आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं index.html फाइल में। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपल सा एक बेसिक बॉयलर प्लेट डालते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हम h1 टैग यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें ये जो tailwind.css है इसको हमें सिर्फ डेवलपमेंट के लिए यूज़ करेंगे। इसको हम मेन प्रोजेक्ट में कभी इंक्लूड नहीं करेंगे, तो इसको हम यूज़ ही नहीं करेंगे। हम यूज़ करेंगे style.css फाइल को। इस फाइल को हम अपने मेन प्रोजेक्ट में इंक्लूड करेंगे। तो इसके लिए हमें लिंक करना पड़ेगा यहाँ से। ये देखिए ऑटोमेटिक इंक्लूड हो गया, style.css ये इंक्लूड हो गया। तो अगर हम इसको रन करेंगे, यहाँ पे रन करते हैं इसको, ये देखिए हेडिंग। तो यहाँ पे एक चीज़ हम नोटिस किया होगा, हमने यहाँ पे h1 टैग यूज़ किया है, लेकिन ये जो हेडिंग है वो कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा ही। अगर हम एक पैराग्राफ टाइप भी यहाँ पे लगाते हैं तो यहाँ पे पैराग्राफ लिखते हैं, तो हम देखेंगे हेडिंग और पैराग्राफ का जो सेम साइज है। तो टेलविन सीएसएस का जो हमने बेसिक डायरेक्टिव जो हमने 3 यूज़ किया है, तो इसमें जो सीएसएस फाइल जनरेट हुआ है, तो इसमें कुछ नहीं, बस जो HTML का बेसिक स्टाइलिंग है उसको रीसेट कर रही है। तो हम क्या करेंगे, हमें एक पूरा कंट्रोल देता है यहाँ पे कि हम अपने तरफ से इसको खुद की तरफ से हम इसको कम्प्लीटली स्टाइलिंग कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो हम इसको कैसे स्टाइलिंग करेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पे एक क्लास डालते हैं। और सबसे पहले एक और बात मैंने बताना भूल गया था, तो यहाँ पे हमें एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। हमें ये ऑप्शनल है, लेकिन आप अगर इस प्लगइन को इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो टेलविन सीएसएस का जो प्रोसेस होगा वो बहुत ही आसान होगा और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा। तो ये है ये वाला टेलविन सीएसएस इंटेलिजेंट। तो ये ऑफिशियल टेलविन लैब से आया है, तो इसको हम इंस्टॉल कर लीजिए। तो इसको इंस्टॉल करने से आपको क्या होगा, जो सजेशन है वो मिल जाएगा और आपका जो टेलविन सीएसएस का हर एक क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा ये। तो ये प्लगइन जो है आप इंस्टॉल कर लीजिए। ओके, तो हम आते हैं क्लास पे। तो यहाँ पे हम देते हैं क्लास। तो हम क्या करेंगे, इस हेडिंग को बड़ा करेंगे। तो बड़ा करने के लिए हम यहाँ पे टेक्स्ट -lg ये जो है स्टाइल यूज़ करेंगे। तो हम अगर देखेंगे अभी हम प्रोजेक्ट में, तो ये देखिए कुछ भी यहाँ पे नहीं हो रहा है। कुछ भी क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने जो स्टाइल यहाँ पे यूज़ किया है उसको हमें टेलविन सीएसएस को, मतलब इस स्टाइल जो सीएसएस में अभी इंक्लूड नहीं होगा। उसके लिए हमें बताना पड़ेगा कि हमें इस स्टाइल को हमने इंडेक्स HTML में जो स्टाइल डाला है उसको हमें इस स्टाइल डॉट CSS में इंक्लूड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम फिर से इस कमेंट को रन करेंगे। देखिए रन किया, अब हम रिफ्रेश करेंगे, आपको देखेंगे फिर भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमें यहाँ पे कॉन्फ़िग को भी बताना, ये जो कॉन्फ़िग है इसको चेंज करके बताना पड़ेगा कि कौन से फाइल में हम टेलविन CSS को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक बस एक जो कंटेंट है, कंटेंट वाला ऑप्शन में हम डालेंगे index.html।
हम ऐसा डाल के सिर्फ index.html बता देंगे कि हम सिर्फ index.html फाइल के अंदर ही हम Tailwind CSS का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कॉन्फ़िग करके बता सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, इसको हम फिर से रन करते हैं इस कमेंट को। अब हम देखेंगे रिफ्रेश करके, ये देखिए हेडिंग थोड़ा बड़ा हो चुका है, थोड़ा सा ही बड़ा होगा, ज़्यादा नहीं। अगर हम ज़्यादा बड़ा करना चाहते हैं तो इसको हम क्लास जो है उसको चेंज करके हम इसको 2XL करते हैं। 2x का मतलब है डबल एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है। हम इसमें बाद में आएंगे। एक काम करते हैं, अब फिर से हमें इस कोड को रन करना पड़ेगा, फिर से बताना पड़ेगा जो index.html में हमने कुछ चेंजेस किया है, तो उस हिसाब से आप style.css को जनरेट कर दीजिए। ये आ गया और देखिए और भी बड़ा हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं बिना CSS लिखे। देखिए हमने अपने हिसाब से छोटा सा बड़ा सब कुछ साइज यहाँ पे कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें हर बार, अब जब भी हमने कोड को रन करेंगे तो उसके लिए हमें हर बार इस कमेंट को रन करना पड़ रहा है। लेकिन हम इसके लिए हम एक आसान सा मेथड यूज़ करेंगे। हम एक काम करते हैं, इस पूरा लाइन को कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे पैकेज.json पे। पैकेज.json पे यहाँ पे देखिए स्क्रिप्ट आ रहा है, तो स्क्रिप्ट में यहाँ पे हम अपना खुद का स्क्रिप्ट डालेंगे। इसको हम नाम देते हैं कंपाइल। उसके बाद हम इसको ऐसे कर देते हैं। तो क्या होगा, अगर हम हर बार जितनी बार भी हम फाइल को चेंज करेंगे तो हम बस इतना ही रन करना पड़ेगा, npm run compile। ये देखिए रन हो गया, तो फिर से हमारा जो CSS फाइल है ये चेंज हो गया। लेकिन इससे भी आसान एक तरीका है, हम सिंपली यहाँ पे एक डबल डैश वॉच डाल देंगे। अब क्या होगा, अब यहाँ पे जब भी हम इस कंपाइल रन को रन करेंगे, एक बार ही रन करना पड़ेगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली ऑन रहेगा। जैसे कि हम यहाँ पे कुछ भी चेंज करते हैं index.html, जैसे कि हम एक काम करते हैं, इसको हम बोल्ड कर देते हैं। ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट हो गया, अपडेट हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं, हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, यहाँ पे हेडिंग पे जो है वो भी अपडेट हो गया हमारा, ठीक है। तो इस तरह से हम टेलविंड CSS का जो CLI है उसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तब आते हैं हम मेन जो प्रोजेक्ट है उस पर, ठीक है। तो उसमें हम कैसे हम टेलविंड CSS का यूज़ कर सकते हैं। तो टेलविंड CSS का जो मेन फीचर है वो है इसके क्लासेस। हम हर एक चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं क्लासेस की मदद से। हमें कोई CSS फाइल लिखने की जरूरत नहीं, हर एक चीज़ को हम क्लासेस की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आपका हेडिंग का साइज, हेडिंग का साइज दिख रहा है। हाँ, अगर हमें चाहिए तो इससे भी बड़ा हेडिंग चाहिए तो हम इसको भी कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली आप यहाँ पे 2XL की जगह 3XL लिख दीजिए, ठीक है। 3XL लिख दीजिए, देखिए आप इसको रिफ्रेश कीजिए तो देखिए और भी बड़ा हो गया। तो इस तरह से आप यहाँ पे आप 4XL 5XL 6XL तक लिख सकते हैं, ठीक है। 6XL तक लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए और भी बड़ा हो गया हेडिंग। तो इस तरह से हम अपने हिसाब से साइज को फुल्ली कंट्रोल कर सकते हैं। आपको जितना बड़ा साइज या फिर जितना छोटा साइज है उसको कर सकते हैं। जैसे कि हम पैराग्राफ को और छोटा करना चाहेंगे तो हम यहाँ पे क्लास डाल देंगे टेक्स्ट SM। SM का मतलब है स्मॉल, तो टेक्स्ट स्मॉल डाल देंगे तो यहाँ पे देखिए पैराग्राफ और भी छोटा आ गया। तो इस तरह से हम CSS को हम कंट्रोल कर सकते हैं टेलविंड CSS की मदद से। तो टेलविंड CSS में एक और बार रिपीट कर रहा हूँ, क्या कर रहा है, ये जो भी हम क्लास लिख रहे हैं ना, क्लास के हिसाब से यहाँ पे CSS पे ऑटोमेटिक जो CSS है उसको जनरेट कर रहा है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो हमने क्लास यूज़ किया, जैसे कि टेक्स्ट SM क्लास यूज़ किया, तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे टेक्स्ट SM। देखिए ऑटोमेटिक टेक्स्ट SM एक क्लास जनरेट करके उसमें ऑटोमेटिक फॉन्ट हाइट, फॉन्ट साइज और लाइन हाइट ऐड कर दिया। तो जो भी हमने टेक्स्ट 6XL यूज़ किया है तो उसके हिसाब से फॉन्ट का साइज जो 3.75 REM सेट कर दिया। तो हमें इसके बारे में ज़्यादा कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं, ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है। तो हमें बस यहाँ पे क्लास का लिखना है और ऑटोमेटिकली CSS जो है हमारे लिए जनरेट हो जाएगा। तो हमें CSS लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ऐसा आप लोग समझ गए होंगे कि क्या काम है। तो अब आते हैं हम मेन प्रोजेक्ट में, ठीक है। और हाँ, एक और बात, जो भी आप जैसे कि हमने प्लगइन के बारे में बात किया, ये जो टेलविंड CSS का प्लगइन है, इस प्लगइन के मदद से आप जो भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर माउस को ले जाओ होवर करेंगे तो यहाँ पे दिख जाएगा आपका जो फॉन्ट बोल का जो मेन CSS वो क्या है। अब यहाँ पे डायरेक्ट CSS भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि टेक्स्ट SM पे आप यहाँ से डायरेक्ट चेक कर सकते हैं टेक्स्ट SM में क्या साइज यूज़ किया है, क्या कोड यूज़ किया है, क्या CSS यूज़ किया है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। तो ये भी यहाँ से होवर करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब आते हैं मेन प्रोजेक्ट पे। मेन प्रोजेक्ट में हम एक, जैसे कि कहा था, एक लॉगिन पेज बनाएंगे। तो लॉगिन पेज बनाने के लिए यहाँ पे
एक डीप टैप करते हैं तो ये हमारा मेन जो पेज का बॉडी होगा वो होगा। तो यहाँ पे हम क्लास देते हैं, क्लास में हम एक हाइट सेट करते हैं, हाइट का देते हैं एज हाइफन स्क्रीन। एज स्क्रीन का मतलब होता है, ये देख लीजिए, हाइट जो है 100 VH, VH का मतलब व्यू पोर्ट हाइट। अगर आप CSS यूज करते हैं तो आपको पता होगा व्यू पोर्ट हाइट। तो इस तरह से हम स्क्रीन का हाइट, तो हम चेक करने के लिए हम यहाँ पे कलर देख सकते हैं। तो एक काम करते हैं, कलर में यहाँ पे डायरेक्ट नहीं डालूंगा, हम चाहेंगे टेलविन CSS के ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो यहाँ पे हम एक सर्च करेंगे, यहाँ पे सर्च ऑप्शन है, सर्च करेंगे बैकग्राउंड कलर। तो ये देखिए यहाँ पे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में हमें यहाँ पे देखिए पूरा लिस्ट मिल जाएगा टेलविन CSS का जो ऑफिशियल जो भी कलर्स है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे कि हम ये टील, ये मिडल, ये जो है BG टील 500, इस कलर को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका 8 GB कोड भी दिख रहा है, ये 8 GB कोड हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो जो क्या है BG टील 500, तो इसको हम यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे क्लास में लिखेंगे BG टील 500। देखिए ऑटोमेटिक सजेशन दे रहा है विद कलर। तो ये देखिए BG टील 500। अब हम प्रोजेक्ट में अगर जाएंगे, प्रोजेक्ट में चेक करेंगे, ये देखिए बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम जो BG टील 500 लिख के हम यहाँ पे कलर, तो यहाँ पे और भी बहुत सारे कलर है, जैसे कि अगर हम ये वाला चाहते हैं, जैसे कि ये योलो योलो अगर चाहे तो योलो, चाहे हम योलो 400 अगर हम चाहिए, तो इसके लिए हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, BG 400 डाल देते हैं सिंपली। ये देखिए हमारा कलर जो है वो येलो हो चुका है। तो इस तरह से हम कलर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम टेलविन CSS का डॉक्यूमेंटेशन है वो भी यूज़ करते हैं। टेलविन CSS का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बहुत ही कमाल का है। मतलब आप इस डॉक्यूमेंटेशन से बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे जो भी ट्यूटोरियल में दिखा रहा हूँ, इसमें सब कुछ तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन का इस्तेमाल करके आप बहुत कुछ यहाँ पे सीख सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा आप डॉक्यूमेंटेशन को आप बहुत ज़्यादा यूज़ कीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही कमाल का है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से आगे बढ़ते हैं, तो हम क्या करें, बैकग्राउंड कलर को यहाँ पे चेंज करेंगे सबसे पहले। ठीक है, बैकग्राउंड कलर को चेंज करके हम क्या करेंगे, एक कस्टम कलर लेंगे। यहाँ पे अगर जो भी कलर हम लिस्टेड है, यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड लिस्टेड है कुछ, जैसे कि ये देखिए, अगर हम इस लिस्टिंग के बाहर कोई कलर चाहते हैं, जैसे कि ये वाला कलर, ये बैकग्राउंड में जो कलर यूज करते हैं हमें पता नहीं कौन सा कलर है, तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट इसका RGB कोड या फिर हेक्स कोड इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ये पे प्रोजेक्ट पे। ठीक है, तो यहाँ पे दिखा है, इसके लिए हमें डॉक्यूमेंटेशन दिया हुआ है। देखिए BG हाइफन उसके बाद ब्रैकेट यूज़ करके हम इसको कलर का जो कोड है वो दे सकते हैं। तो इसके लिए हम टूल का इस्तेमाल करेंगे, कलरजिला। अगर आप डेवलपर है आपको पता होगा कलरजिला क्या है, तो कलरजिला टूल का इस्तेमाल करके हम ये बैकग्राउंड वाला कलर कॉपी कर लेते हैं। ये कॉपी हो गया, तो ये बैकग्राउंड वाला कलर हम अपने बॉडी पे यूज़ करेंगे, इस बॉडी में यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके लिए भी CSS कोड लिखने की ज़रूरत है। आप सिंपली यहाँ पे डालिए BG हाइफन, डालने के बाद आप चाहिए स्क्वायर ब्रैकेट डालने के बाद यहाँ पे अपना हेक्स कोड पेस्ट कर दीजिए। ये देखिए ऑटोमेटिक जो मेरा VS कोड है उससे ये कलर जो है वो दिखा रहा है क्या कलर है। लेकिन अगर हम बॉडी में देखेंगे, ये देखिए ऑटोमेटिकली जो ये वाला कलर है इसमें आ गया। सॉरी, क्लोज हो गया। ये देखिए ऑटोमेटिक ये वाला कलर जो है वो इसमें आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हैश कोड नहीं, आप यहाँ पे 8 GB कोड भी डायरेक्ट डाल सकते हैं। तो इसको हम एक काम करते हैं, इसको डिलीट करके 8 GB डालेंगे, कुछ भी डाल देते हैं, जैसे कि 255 45। तो ये एक येलो कलर आ गया, तो इसको हम देखेंगे अपने पेज में जाएंगे, देखिए ऑटोमेटिकली कलर आ गया। तो ये ना कमाल के, आप डायरेक्ट यहाँ पे CS क्लास में लिखा हुआ यहाँ पे कुछ भी कलर सेट कर सकते हैं, और जो भी कलर यहाँ पे लिखेंगे ऑटोमेटिक जो स्टाइल जो CSS में इसमें जनरेट हो जाएगा। ठीक है, आपको इसके बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। आप सिंपली इसमें फोकस कीजिए कि कैसे हम यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में हम अपना कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो इस तरह से हो गया हमारा जो कलर का पोर्शन कंप्लीट हो गया। तो हम क्या करेंगे, एक बढ़िया सा चीज़ करेंगे जिसका टेलविन CSS में आपको सर्च करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा ग्रेडियंट। तो यहाँ पे ग्रेडियंट कलर स्टफ, तो हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड में ग्रेडियंट यूज़ करेंगे। तो यहाँ से चाहे तो हम यहाँ पे ग्रेडियंट यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड में पूरा सपोर्ट, जैसे कि ये वाला कलर,
ये वाला कलर, अब कुछ भी यूज़ करते हैं तो इसको हम ग्रेडियंट का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला क्लास क्या है, बीजी ग्रेडियंट टू आर, मतलब लेफ्ट से राइट तक होगा। तो इसका हम कॉपी कर देते हैं, कॉपी नहीं हम डायरेक्ट टाइप करेंगे। क्या करते हैं, बीजी ग्रेडियंट टू आर। तो देखिए बीजी ग्रेडियंट टू आर दे दिया, लेकिन अगर हम पेज में देखेंगे इसमें कुछ नहीं दिखा है, क्योंकि हमें कलर स्टॉपेज डालना पड़ेगा। तो कलर स्टॉपेज क्या है, 3 कलर स्टॉपेज दिया हुआ है, देखिए फ्रॉम, विया एंड टू, 3 है, फ्रॉम, विया एंड टू। तो इसके लिए हम 3 कलर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फ्रॉम, आप यहाँ पे डालिए कौन सा कलर डालेंगे। तो यहाँ पे जो टेलविन सीएसएस का प्लगइन हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें सजेशन कर रहे थे, यहाँ पे एक ब्लू कोई कलर लेते हैं, ब्लू, स्काई ब्लू लेते हैं, स्काई ब्लू 500 लेते हैं। उसके बाद भाया, VIA, भाया, उसको हम यहाँ पे रेड का लेते हैं, कोई 500 रेड लेते हैं, और टू उसके बाद इस यहाँ पे हम लेते हैं एक पर्पल लेते हैं 500। तो देखिए हमने 3 कलर यूज़ किया है। तो और यहाँ पे ग्रेडियंट का जो कमांड यूज़ किया है, जिसका जो कहता है लेफ्ट से राइट तक जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कैसा आ रहा है। ये देखिए लेफ्ट में हमने स्काई ब्लू यूज़ किया है, बीच में हमने रेड यूज़ किया है, राइट में हमने पर्पल यूज़ किया है। तो इस तरह से हम ग्रेडियंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो बीच वाला हटा सकते हैं, सिर्फ लेफ्ट और राइट में रख सकते हैं। ये देखिए बीच वाला हट गया, तो लेफ्ट एंड राइट में ये वाला आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए टू राइट आ रहा है, यहाँ पे टू लेफ्ट कर सकते हैं, यहाँ पे टू एल, एल मतलब लेफ्ट आ रहा है, टू एल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, रिवर्स हो जाएगा। देखिए लेफ्ट में ये आ गया, राइट पे ये आ गया, ठीक है। इस तरह से हम डायगोनली कर सकते हैं, जैसे कि टू बॉटम राइट, इससे क्या डायगोनल हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये देखिए कॉर्नर में यहाँ पे पर्पल आ गया और ऊपर में यहाँ पे ब्लू आ गया। तो इस तरह से आप डायगोनली इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से ग्रेडियंट का काम करते हैं। हम इसी वाले ग्रेडियंट को रखते हैं हमने प्रोजेक्ट के पेज में। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, हमने प्रोजेक्ट के बारे में कहा था, जो लॉगिन पेज। तो लॉगिन पेज के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बीच में कार्ड बनाएंगे। कार्ड के अंदर हमारा लॉगिन आईडी पासवर्ड का ऑप्शन देंगे, इनपुट का ऑप्शन देंगे और एक बटन देंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम फ्लेक्स का इस्तेमाल करेंगे। एक काम करते हैं, पहले हम कार्ड बना लेते हैं। यहाँ पे एक डिवीजन डालते हैं, इस डिवीजन के अंदर इस डिवीजन को हम क्लास देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, इसका जो बैकग्राउंड है इसको व्हाइट रखते हैं, बीजी व्हाइट देते हैं। तो ये देखिए हमारा व्हाइट बैकग्राउंड जो है वो ऑटोमेटिक व्हाइट आ गया। तो यहाँ पे बैकग्राउंड दे दिया। हम इसको क्या करेंगे, साइज़, यहाँ पे आप डायरेक्ट साइज़ को, जैसे कि हमने हाइट का यूज़ किया 100 VH, तो हम ये के साइज, तो यहाँ पे अब W- देंगे तो विथ जो है वो बहुत सारा आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 28, 48। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो सबसे बड़ा साइज है W96, इसको इस्तेमाल करते हैं। अगर हवा करेंगे तो W96 का मतलब है 384 पिक्सल, ठीक है। तो ये आ गया। तो यहाँ पे अंदर इस कंटेंट लिखते हैं। तो हम अगर चेक करेंगे यहाँ पे, ये देखिए हमारा जो एक बॉक्स आ गया वाइट कलर का, ठीक है। तो अब काम करते हैं, इसको हम एक बॉडी में एक पैडिंग देते हैं, पैडिंग और मार्जिन देते हैं छोटा सा, ठीक है। तो पैडिंग और मार्जिन के लिए हम सिंपल सा कॉमन यूज़ करेंगे, क्लास यूज़ करेंगे। तो इसका M4 देते हैं। M4 मतलब मार्जिन 4, ठीक है। तो यहाँ पे होवर करेंगे तो मार्जिन 4 का मतलब होता है 16 पिक्सल का हम चारों तरफ मार्जिन देंगे, ठीक है। मार्जिन हम चारों तरफ दे रहे हैं। एक काम करते हैं, मार्जिन हम MY देते हैं। MY का मतलब है Y एक्सिस, मतलब ऊपर और नीचे, ठीक है। MY डालेंगे तो यहाँ पे देखिए मार्जिन टॉप और मार्जिन बॉटम का जो है 16 पिक्सल का गैप हो गया। तो ये देखिए अगर रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए आ गया। तो ये बॉर्डर बॉक्स का प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे जो ये आ रहा है, एक काम करते हैं, मार्जिन ना यूज़ करके हम यहाँ पे पैडिंग यूज़ करेंगे, PY4 यूज़ करते हैं। तो ये देखिए पैडिंग आ गया ऊपर और नीचे भी आया, नीचे आपको नहीं दिखेगा। और हम ये जो ये तो है ऊपर नीचे गया, मतलब Y एक्सिस, हम ये के X एक्सिस पे दे सकते हैं, जैसे PX6 देते हैं, ठीक है। तो पैडिंग Y मतलब PY मतलब ऊपर और नीचे, PX मतलब लेफ्ट और राइट, ठीक है। इस तरह से हम देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेफ्ट राइट में थोड़ा सा पैडिंग आ गया, ठीक है। तो हम क्या करना है, इस कार्ड को जो है और भी कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे कि हम विथ
विथ मैंने 96 डाला है, लेकिन अगर हम यहाँ पे 100 डालेंगे तो कुछ नहीं होगा। देखिए 100 का कोई क्लास है ही नहीं टेलविन सीरीज का, तो यहाँ पे देखिए फुल आ गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं जैसे कि अगर हम 96 देते हैं तो हम चाहते, यहाँ पे आ रहा है 384 पिक्सल, लेकिन हम चाहते हैं 400 पिक्सल। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने बैकग्राउंड कलर पे यूज़ किया है वैसे ही हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। स्क्वायर ब्रैकेट देके यहाँ पे लिखेंगे 400 पिक्सल, और ये देखिए माउस होवर करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक विथ जो है 400 पिक्सल आ गया। अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये जो विथ है वो 400 पिक्सल का है। तो अगर हम राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे और यहाँ पे नीचे आके देखेंगे, ये देखिए विथ जो है वो 400 पिक्सल का आ गया। तो इस तरह से हम जो कस्टम विथ है उसको डिफाइन कर सकते हैं सिंपल सा क्लास की मदद से। ठीक है, तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं, तो हम 400 ही रहने देते हैं यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है इसका जो अंदर का पैडिंग, अंदर थोड़ा पैडिंग डालते हैं। तो हम चारों तरफ क्या करेंगे, पैडिंग 6 डाल देते हैं चारों तरफ। पैडिंग 6 का मतलब है 24 पिक्सल, तो हम चारों तरफ 24 पिक्सल का पैडिंग दे रहे हैं। तो ये देखिए हमें चारों तरफ 24 पिक्सल का पैडिंग आ गया। और जो कॉर्नर है उसको हम राउंडेड करेंगे। कॉर्नर राउंडेड करने के लिए हम सिंपली डालेंगे राउंडेड। ठीक है, रिफ्रेश करेंगे, देखिए कॉर्नर जो है हमारा राउंडेड आ गया। तब राउंडेड को जो ज़्यादा बड़ा या छोटा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम, राउंडेड हाइफन एल जी का मतलब बड़ा होता है, एम का मतलब छोटा होता है। ठीक है, एक्सेल कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक्सेल जो है, देखते हैं एक्सेल, देखिए बहुत ज़्यादा राउंडेड हो गया। अब चाहे तो राउंडेड फुल कर सकते हैं। फुल का मतलब पूरा राउंडेड हो जाएगा। जैसे कि ये रेक्टेंगल है तो इसलिए ऐसा है, तो जैसे देख रहे हैं यहाँ पे पूरा राउंडेड हो गया। तो ये जो राउंडेड है किसी भी ब्लॉक एलिमेंट पे यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, तो हम सिंपल सिर्फ राउंडेड रखेंगे यहाँ पे, राउंडेड रखेंगे सिर्फ। और हम क्या करेंगे, इसको शैडो देंगे। शैडो के लिए हम यहाँ पे सिर्फ शैडो लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे सिर्फ शैडो लिखने से हमारा जो है शैडो जो है आ गया। वो आपको दिख रहा है या नहीं पता नहीं, एक काम करते हैं, शैडो को थोड़ा ज़्यादा करते हैं। शैडो हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज कर देते हैं। तो ये क्या है, अब आपको दिख रहा है, आपका शैडो यहाँ पे लाइट शैडो दिख रहा है। तो देखिए हम कितना आसानी से शैडो इस्तेमाल कर सकते हैं, शैडो यूज़ कर सकते हैं बिना किसी CSS लिखे। तो कितना आसान है ना ये टेलविन CSS। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको सेंटर में लाते हैं, फ्लेक्स का यूज़ करते हैं। फ्लेक्स का यूज़ करके सेंटर में लाते हैं। तो क्या करते हैं, इस पूरे डिप को हम एक और डिप में रैप करते हैं। इसको हम यहाँ पे हम फ्लेक्स यूज़ करेंगे। ठीक है, क्लास यहाँ पे कर दिया फ्लेक्स। तो क्या करें, फ्लेक्स इस्तेमाल करके फ्लेक्स का जो हाइट मतलब ये जो है वो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली पूरा सेंटर में होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ते हैं, यहाँ पे इसको ऐसे छोड़ते हैं। और फ्लेक्स हम मेन जो बॉडी पे है उसमें इस्तेमाल करते हैं। मेन जो बॉडी डिप हमने किया है फ्लेक्स। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टली सेंटर करते हैं। उसके लिए हम क्या कमेंट करेंगे, जस्टिफाई सेंटर। ठीक है, जस्टिफाई सेंटर यूज़ करने से, रिफ्रेश करने से देखिए हॉरिजॉन्टल सेंटर होगा, लेकिन हाइट जो है फुल हो गया। लेकिन ये इसको हम फिक्स करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे कमेंट रन करेंगे, क्लास रन करेंगे जिसको हम करेंगे आइटम्स सेंटर। और आइटम सेंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए पूरा बीच में आ गया। ठीक है, तो देखिए कितना आसान है यहाँ पे फ्लेक्स यूज़ करना। हमें बस 3 ही कमांड यूज़ किया है मैंने, फ्लेक्स, जस्टिफाई सेंटर, आइटम सेंटर। ठीक है, ये तीनों कमांड यूज़ करके हमने पूरा सेंटर में ला दिया, पूरा एक डिवीजन। ठीक है, तो हो गया। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसको हम रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। मतलब अगर हम यहाँ पे रिस्पॉन्सिवनेस देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे देखिए जो बड़ा है इसमें छोटा रहेगा, और जो छोटा हो जाए ये देखिए ये कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो लार्ज स्क्रीन में है, लार्ज स्क्रीन में हम 400 पिक्सल ही विथ रखेंगे, लेकिन जो स्मॉल स्क्रीन है उसके लिए हम फुल कर देंगे विथ को। ठीक है, तो उसको करना बहुत ही आसान है। यहाँ पे सिंपली आप अपने डिवीजन पे जाइए। डिवीजन हमने जो किया है विथ 400 पिक्सल। ठीक है, इस पर हम लिख देते हैं LG कोलन। ठीक है, तो LG में क्या है, ये जो क्लास हमने यूज़ किया है ये सिर्फ LG में जो लार्ज स्क्रीन है उसके लिए अप्लाई होगा। जो स्क्रीन 1024 पिक्सल का है, सिर्फ उसी स्क्रीन में ये अप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये देखिए नॉर्मल स्क्रीन में ये देखिए छोटा आ रहा है, लेकिन हम जब बड़ा करेंगे, जब लार्ज स्क्रीन में आएगा, जैसे कि 1024 पिक्सल,
ये देखिए इसमें आ गया। अगर इससे एक पिक्सल छोटा हो गया तो ये देखिए पूरा छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इससे छोटा वाला जो स्क्रीन है उसको हम फुल करेंगे। तो ये W फुल कर देते, फुल मतलब 100%। अगर हम होवर करेंगे तो ये देखिए विथ 100% आ गया। और यहाँ पे होवर करेंगे तो यहाँ पे जो 1024 पिक्सल के अंदर यहाँ पे 400 पिक्सल का विथ आ जाएगा। तो ठीक है। तो अगर हम इसके आगे जैसे कि LG कर रहे हैं, या फिर हम चाहे तो यहाँ पे MD करते हैं। MD मतलब मीडियम स्क्रीन करेंगे तो यहाँ पे मीडियम स्क्रीन का जो साइज है वो 768 पिक्सल है। तो हम क्या करें, MD में नहीं जाएंगे, हम LG में जाएंगे। और अगर हम इसके आगे कोई भी साइज डिफाइन नहीं करते तो मतलब ये हर स्क्रीन में काम करेगा। अगर आपने नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें कोई उसमें जो साइज डिफाइन किया है वह तक, मतलब अगर आप यहाँ पे सिर्फ W फुल लिख रहे हैं तो यह मतलब ये स्मॉल स्क्रीन से शुरू होगा जब तक कि आप यहाँ पे लार्ज स्क्रीन कोई डिफाइन नहीं करते। अब यहाँ पे जब भी आप लार्ज स्क्रीन डिफाइन करते हैं तो इसके आगे जितना भी होगा वो लार्ज स्क्रीन के अंदर ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे फुल हो गया। अगर हम लार्ज LG में जाएंगे तो स्मॉल हो गया। MD पे या फिर SM में आएगा तो यहाँ पे स्मॉल हो गया, ठीक है। ये देखिए कितना आसान है रिस्पॉन्सिव बनाना, ठीक है। इस तरह से हम इसको रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं ये जो कार्ड है इसको हम और ज़्यादा कितना कस्टमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये जो कार्ड है इसको थोड़ा कांच जैसे ग्लास जैसा बनाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका जो बैकग्राउंड का ओपासिटी है उसको घटा देते हैं। PG ओपासिटी हम इसको कर देते हैं 40 मतलब यहाँ पे 0.4 यानी 40% जो बैकग्राउंड का ओपासिटी है वो हो जाएगा। ये देखिए बैकग्राउंड का जो ओपासिटी है। तो यहाँ पे टेक्स्ट आ गया, तो हम इस टेक्स्ट को थोड़ा कस्टमाइज करेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम डालते हैं H3 और उसके बाद डालते हैं लॉगिन, ठीक है। तो देखिए ये जो लॉगिन का टेक्स्ट आ गया, लेकिन हम इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। काम करते हैं, इसको हम सेंटर करते हैं सबसे पहले। टेक्स्ट सेंटर, साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज कर देते हैं, और बस इतना ही, ठीक है। ये देखिए जो लॉगिन हो गया, और लॉगिन के जो लॉगिन जो है वो थोड़ा बड़ा और बीच में आ गया, ठीक है। तो इसमें हम थोड़ा सा मार्जिन बॉटम दे देते हैं, मार्जिन बॉटम 4 यानी 16 पिक्सल शायद। 16 पिक्सल का मार्जिन हम बटन पे दे रहा है, तो MB का मतलब मार्जिन बॉटम, ठीक है। तो इसके नीचे हम जो है अपना लॉगिन फॉर्म डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा फॉर्म का कस्टमाइजेशन नहीं करते, हम यहाँ पे डिवीजन डालते हैं। डिवीजन के अंदर हम डालते हैं इनपुट, ओके। और सबसे पहले डिवीजन पे एक मार्जिन दे देता है MB4, क्योंकि इसके नीचे भी हम और इनपुट डालेंगे तो उसमें एक मार्जिन बना रहेगा, ठीक है। हम यहाँ पे इनपुट डालते हैं, ठीक है। इनपुट टाइप टेक्स्ट रहने देते हैं, और यहाँ पे क्लास अभी नहीं डालेंगे, हम एक प्लेस होल्डर डालते हैं ईमेल, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए इनपुट हमारा आ गया। लेकिन प्रॉब्लम है इनपुट थोड़ा छोटा है और यहाँ पे एक फोकस इफेक्ट डाल रहा है, तो इसको हमें हटाना पड़ेगा फोकस इफेक्ट को। सबसे पहले काम करते हैं, इनपुट को हम बड़ा कर देते हैं। W फुल मतलब 100%, और यहाँ पे जो फोकस इफेक्ट है उसको हटाने के लिए हम एक डालेंगे फोकस। फोकस जो है यहाँ पे उसके बाद कोलन डाल के हम यहाँ पे डालेंगे आउटलाइन, जो आउटलाइन का इफेक्ट आउटलाइन नन कर देंगे, ठीक है। तो हम ये काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। फोकस का विथ जो है वो फुल हो गया, और फोकस का जो आउटलाइन है उस वो भी हट गया। तो हम यहाँ पे अपना कस्टमाइजेशन फोकस इफेक्ट डालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे एक पैडिंग देते हैं, पैडिंग PX4 देते हैं, और PY देते हैं 2, ठीक है। PX मतलब लेफ्ट और राइट में हम डालते हैं 16 पिक्सल का, और PY मतलब टॉप और बॉटम में डालते हैं हम 12 पिक्सल का, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ये आ गया हमारा इनपुट, ठीक है। इसको हम राउंडेड कर देते हैं, ये राउंडेड आ गया। लेकिन हमारा जो बैकग्राउंड है उसको हम चेंज करेंगे। यहाँ पे बैकग्राउंड में थोड़ा सा ओपासिटी डाल देंगे। एक काम करते हैं, BG बैकग्राउंड पहले व्हाइट करते हैं, ओपासिटी डालते हैं यहाँ पे 75%। ये देखिए बैकग्राउंड जो 75%, एक काम करते हैं, इसको हम 60% कर देते हैं। तो ये देखिए हमारा इनपुट जो है वो 60% बैकग्राउंड के साथ आ गया है यहाँ पे, और 60% ओपासिटी बैकग्राउंड के साथ आ गया। एक काम करते हैं, अगर इसको हम इसको भी 40% करेंगे तो ये बेहतर होगा, ठीक है।
यहाँ पे हम इफेक्ट डालेंगे। इफेक्ट का क्या है, हम जब यहाँ पे फोकस करेंगे जो बैकग्राउंड जो है वो पूरा व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे जैसे कि हमने फोकस इवेंट पे हमने आउटलाइन को हटाया, तो यहाँ पे वैसे ही हम क्या करेंगे, फोकस इवेंट पे हम बैकग्राउंड का जो ओपासिटी है उसको हम उसको हम 100 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे क्या फोकस करने से देखिए पूरा व्हाइट आ गया, ठीक है। एक और डाल सकते हैं हम, फोकस पे शैडो डाल सकते हैं। यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, फोकस पे शैडो एलजी डाल देते हैं। एलजी मतलब लार्ज लार्ज साइज का शैडो होगा, ठीक है। यहाँ पे फोकस पे, ये देखिए फोकस पे शैडो आ गया यहाँ पे। तो यह है ना कमाल का, यहाँ पे हम बिना CSS लिखे कितना कुछ कर रहे हैं। यहाँ पे हम अभी तक एक लाइन भी CSS नहीं लिखा है। यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे क्लास के अंदर ही हो रहा है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा पहला इनपुट, ठीक है। इसके बाद हम डालते हैं सेकंड इनपुट। यहाँ पे इसको हम टाइप करेंगे, एक काम करते हैं, इसको हम ईमेल लिख देते हैं, टाइप ईमेल करते हैं और इसका टाइप पासवर्ड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो प्लेस होल्डर भी पासवर्ड लिख देते हैं, ठीक है। ये देखिए हमारा जो लॉगिन का ईमेल और पासवर्ड आ गया यहाँ पे, ठीक। आप चाहे तो टेक्स्ट का स्टाइल और यहाँ पे प्लेस होल्डर को थोड़ा डीप करना पड़ेगा। यहाँ पे प्लेस होल्डर को डीप कर सकते हैं। तो हम सिंपली जैसे फोकस यूज किया है इसी तरह से करते हैं। प्लेस होल्डर को हम कर देते हैं टेक्स्ट स्लेट एक ब्लैक कलर का वेरिएंट है, तो यहाँ पे 700 कर देते हैं। देखते हैं कैसा लगता है। ये देखिए थोड़ा आ गया, लेकिन कुछ ज़्यादा ही हो गया शायद। यहाँ पे हम इसको 500 कर देते हैं। ये सही है शायद, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आ गया। तो ये काम करते हैं, इसको हम यहाँ पे भी डाल देते हैं, प्लेस होल्डर कोलन टेक्स्ट स्लेट 500, ठीक है। ठीक है, उसके बाद हम नीचे एक बटन डालेंगे। उसके लिए हम एक टिप क्रिएट करते हैं। इसके नीचे भी मार्जिन बटन 4 डालते हैं। यहाँ पे डालते हैं बटन अपना बटन। जब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, टाइप सबमिट कर देते हैं। इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इसको फंक्शनल नहीं बनने वाले। तो यहाँ पे क्लास डाल देते हैं और इसमें लिख देते हैं लॉगिन, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए सिंपल सा बटन है कि बटन पे कोई भी स्टाइल नहीं है, क्योंकि टेलविन जो है वो डिफ़ॉल्ट स्टाइल को हटा देता है, ठीक है। तो अगर हम इसमें क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होगा। यहाँ पे थोड़ा सा एक काम, इसको हम स्टाइलिंग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टाइलिंग करने के लिए हम क्या करें, बैकग्राउंड सेट करेंगे। तो इसका बैकग्राउंड जो है हम व्हाइट कर देंगे, और यहाँ पे थोड़ा पैडिंग डालेंगे। पैडिंग एक्स, लेफ्ट और राइट में हम डालेंगे 4 और टॉप एंड बॉटम में डालेंगे हम 2, यानी लेफ्ट और राइट में आ गया 16 पिक्सल और टॉप और बॉटम में आ गया 8 पिक्सल, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, ये देखिए हमारा आ गया। तो इसको और स्टाइलिंग करते हैं, इसको हम राउंडेड कर देते हैं, मतलब बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए बॉर्डर रेडियस आ गया। तो एक काम करते हैं, बटन को पूरा फुल विथ कर देते हैं, ठीक है, डबल फुल कर देते हैं। तो ये आ गया, ठीक है। इस तरह से देखिए कितना खूबसूरत सा बटन हो गया। यहाँ पे हम इसको हॉवर इफेक्ट भी डाल सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि अगर हम यहाँ पे डालेंगे हॉवर, तो हॉवर इस तरह से हॉवर लिख के कोलन देके हम यहाँ पे हॉवर इफेक्ट डालेंगे। तो हॉवर इफेक्ट क्या होगा, बैकग्राउंड का जो कलर है वो थोड़ा डीप होगा, जैसे कि हम स्लेट 300 कर देंगे, ठीक है। ये देखते हैं, देखिए हॉवर में बैकग्राउंड का कलर जो है वो चेंज हो रहा है। अब ऐसा ना करके हम यहाँ पे इसको ओपासिटी भी दे सकते हैं। पीजी ओपासिटी 70% कर देते हैं, ये भी ठीक है, ठीक है। इस तरह से हम हॉवर इफेक्ट भी डाल सकते हैं अपने बैकग्राउंड पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे 2 और लिंक्स आएगा, ठीक है। यहाँ पे इसके नीचे मार्जिन नहीं डालेंगे क्योंकि ये आखिरी वाला है, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हाँ, यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे 2 लिंक्स हम डालेंगे, ठीक है। एक होगा क्रिएट अकाउंट, और एक होगा फॉरगेट पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पे 2 हम लिंक डालेंगे। तो यहाँ पे अगर देखेंगे
तो ये देखिए 2 लिंक आ गया यहाँ पे। यहाँ पे अगर हम हॉवर करेंगे तो लिंक वाला इफेक्ट नहीं आएगा, तो उसको हमें मैनुअली डालना पड़ेगा। सबसे पहले क्या है, ये दोनों को सेपरेट कर देते, दोनों साइड कर देते। उसके लिए हम फ्लेक्स का इस्तेमाल करेंगे। फ्लेक्स जस्टिफाई बिटवीन। जस्टिफाई बिटवीन यूज़ करने से हमें ये 2 टेक्स्ट दोनों तरफ हट जाएगा। ये देखिए बाएं तरफ आ गया फॉरगेट पासवर्ड और दाएं तरफ आ गया क्रिएट अकाउंट, ठीक है। तो इसमें हम हॉवर इफेक्ट डालते हैं। तो यहाँ पे एक काम करेंगे, हम चाहे तो यहाँ पे इंडिविजुअली यहाँ पे क्लास लिख के हॉवर टेक्स्ट ब्लू 500 700 डाल सकते हैं। इसको कॉपी करके ये देखिए हॉवर पे ब्लू हो रहा है, लेकिन हम ऐसे नहीं डालेंगे, हम इसको अलग तरीके से करेंगे। अलग तरीके से क्या करेंगे, हम चाहे तो यहाँ पे इस अपने चाइल्ड एलिमेंट को हम पेरेंट एलिमेंट से एक क्लास दे सकते हैं, ठीक है। तो वो करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद कोलन डालना पड़ेगा। उसके बाद कोलन पे जो इफेक्ट है, जैसे हॉवर इफेक्ट पे, हॉवर पे हमें डालना पड़ेगा टेक्स्ट ब्लू 700, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में डालना पड़ेगा कि जो हमारा सिलेक्टर है, सिलेक्टर क्या है, हम यहाँ पे डालेंगे एंड, उसके बाद जो ग्रेटर देन सिंबल है उसके बाद डिव। इसका मतलब है इसके बाद जो भी डिव है उस पर ये इफेक्ट जो है वो अप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर जाएंगे तो यहाँ पे देखिए एक काम करते हैं, यहाँ पे शायद हॉवर वाला पहला होगा। एक मिनट, इस तरह से नहीं हो रहा, देखते हैं क्या दिक्कत है। यहाँ पे टेक्स्ट ब्लू 700 एंड डिव, और सॉरी यहाँ पे डिव नहीं होगा, यहाँ पे एंकर आएगा, ठीक है। सॉरी मेरी गलती है। इसको रिफ्रेश करते हैं और ये देखिए आ गया, लेकिन दोनों पे आ रहे हैं। हमें हॉवर वाला जो है वो पहले डालना पड़ेगा। यहाँ पे इसको हटा के यहाँ पे पहले डालना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए ये आ गया, ठीक है। तो जैसे देखते हैं हम पेरेंट एलिमेंट से हम चाइल्ड एलिमेंट को कैसे स्टाइल कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही आसान है। देखिए इस तरह से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं टेल से इसको। तो देखिए तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने सबसे पहले बैकग्राउंड में ग्रेडियंट यूज़ किया, और यहाँ पे जो इनपुट इस्तेमाल किया, यहाँ पे कार्ड क्रिएट किया, यहाँ पे टेक्स्ट को मॉडिफाई किया, इनपुट को मॉडिफाई किया, फोकस इफेक्ट डाला हमने बटन पे हॉवर इफेक्ट डाला, और यहाँ पे इस लिंक्स पे भी हॉवर इफेक्ट डाला। तो इस तरह से हम टेलविन CSS का इस्तेमाल करके कोई पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले कहा था, इस डिज़ाइन पे आपका फुल्ली कंट्रोल होगा। आप चाहे तो लॉगिन को थोड़ा ऊपर और यहाँ पे इसको थोड़ा नीचे कर सकते हैं। तो इसमें आप जैसा चाहे इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे MB6 डाल देता हूँ और इसके भी नीचे लास्ट वाला के नीचे MB6 डाल देता हूँ, तो ये भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कितना आसान है ना मॉडिफाई करना, लेकिन बूटस्ट्रैप इस तरह का मॉडिफाई करना बहुत ही मुश्किल काम है, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम एक पेज क्रिएट कर सकते हैं टेलविन CSS का इस्तेमाल करें। एक और चीज़ मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ, यहाँ पे टेलविन CSS का डॉक्यूमेंटेशन। अब इस डॉक्यूमेंटेशन का इस्तेमाल करके कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम कोई भी चीज़, जैसे कि हम लाइन हाइट, अगर हम लाइन हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे लाइन हाइट, यहाँ पे सर्च करके लाइन हाइट देख के यहाँ पे इस क्लास का यूज़ करके हम लाइन हाइट बढ़ा सकते हैं। और हम जैसे कि बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर कलर कैसे चेंज करेंगे, तो यहाँ पे बॉर्डर कलर पे जाते हैं। तो देखिए हम बॉर्डर कलर भी कैसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इसको यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, तो आसान है ना टेलविन CSS का डॉक्यूमेंटेशन यूज़ करना। तो अब इस डॉक्यूमेंटेशन को यूज़ कीजिए और इससे कुछ नया बनाइए आप इस फ्रेमवर्क का यूज़ करके। और टेलविन CSS आज मैं जो भी देखा, ये बहुत ही छोटा पोर्शन है। टेलविन CSS में आप भी और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि टेलविन CSS में आप एनिमेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ट्रांजिशन कर सकते हैं, टाइम फंक्शन ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं, ड्यूरेशन, डिले सब कुछ कर सकते हैं। और यहाँ पे आप चाहे तो डार्क मोड, जो भी टेलविन CSS का स्पेशल है डार्क मोड, आप डार्क मोड इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सिर्फ डार्क क्लास यूज़ करके, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो अगर आप इस वीडियो को देख के अगर ये वीडियो पसंद आए, तो आप चाहते हैं कि मैं ये सब इस वीडियो का पार्ट 2 निकालूँ, जिसमें हम ये डार्क मोड सीखेंगे और एनिमेशन भी सीखेंगे, और भी ज़्यादा बहुत सारे ऑप्शन है। इस ऑप्शन को ग्रिड का इस्तेमाल करना, यहाँ पे और भी फॉन्ट फैमिली का इस्तेमाल करना, ये सब अगर आप सीखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, बताइए कि मैं इस वीडियो का पार्ट 2 बनाऊँ कि या नहीं बनाऊँ, ठीक है। तब वो हमें बताइए कमेंट करके। और वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे और वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, बस।